सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 3 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ब्रिक्स विल क्रिएट अ बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 5 कंट्रीज़ के विजिट पे हैं, है ना, जिसमें कि उनका फोकस है ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना और मल्टीपोलर वर्ल्ड, बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है वो बनाना। तो ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ बेसिकली एक पॉलिटिकल या जोग्राफिकल कोई टर्म नहीं है, बल्कि एक विज़न है ना, जो दुनिया के उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कभी डेवलपिंग थे लेकिन आज ग्लोबल लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड जो माने जाते हैं, मोस्टली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया रीजन के, है ना, और जिन्हें कभी हिस्टोरिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने डोमिनेट किया था जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने, उन कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना, है ना। क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले घाना पहुँचे, है ना, पाँच नेशन जो उनका टूर है उसमें, और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया उन्होंने। और जहाँ पे बात हुई इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी की, हेल्थ की और वैक्सीन प्रोडक्शन पे, और बोल रहे हैं कि घाना को बेसिकली वैक्सीन हब बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। और तो फिर उसके बाद में यहाँ पे घाना में जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को जो वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ घाना, वो भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर को। फिर उसके बाद में जो है त्रिनिदाद एंड टोबागो गए, वहाँ पे फोकस होगा बेसिकली इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनसे जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप और मजबूत करने का, है ना। तो उनको भी वहाँ का जो है ऑर्डर ऑफ द जो रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो है, वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान वो दिया जाएगा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में। फिर उसके बाद में जो है ब्राज़ील के जो है ब्राज़ील में बेसिकली ब्रिक्स मीटिंग होने वाली है। ब्राज़ील में ब्रिक्स मीटिंग, है ना, कहाँ पे? रियो दी जनारियो में, ठीक है, रियो दी जनारियो में। तो अब पीएम मोदी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और जो बेसिकली ब्रिक्स में उनका एम वो होगा, एजेंडा होगा वो इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनको, उनके बीच कोऑपरेशन और जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ हैं उसको रखना, है ना, और एक बेसिकली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ बात होगी, है ना। और बाद में ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया का ऑफिशियल साइट विज़िट भी होगा। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या चीज़ है। ब्रिक्स बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ओरिजिनली जो ये 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और ब्रिक के रूप में। फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया, तो उसके बाद ब्रिक्स बन गया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जितने भी, है ना, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना और ग्लोबल जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए बातचीत करना और उसके लिए पुश करना। जैसे जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना। अभी वेस्ट डोमिनेटेड हैं ज़्यादातर ये, इनमें जो है जो कोटा है और जो वोटिंग शेयर है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा है। और ट्रेड, इकोनॉमी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी जो है कोऑपरेशन बढ़ाना। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना बेसिकली, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही डोमिनेंस ना हो, है ना, ऐसा वर्ल्ड बनाने के लिए बात करना। ओके। तो फिर उसके बाद अर्जेंटीना का विज़िट होगा। अर्जेंटीना में भी बेसिकली टाइज स्ट्रेंथन करने की बात होगी, फोकस होगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद फिर नामीबिया में भी जाएंगे। नामीबिया में जो है एड्रेस करेंगे नामीबिया की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को। तो ये पूरा टूर जो है इंडिया की लीडरशिप को ग्लोबल साउथ में और मजबूत बनाएगा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया जो है इंडियन विजन दिखाएगा। जो सेकंड न्यूज़ है वो बेसिकली क्वाड के बारे में है। तो न्यूज़ देखने से पहले क्वाड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्वाड क्या चीज़ है। तो क्वाड में 4 डेमोक्रेसीज़ आती हैं ना, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 डेमोक्रेसीज़ हैं जिनका नाम जो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली फ्री, ओपन और इंक्लूसिव जो है इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन बनाना, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन, और मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो और कॉपरेशन करना साइबर सिक्योरिटी में, क्लाइमेट चेंज में, वैक्सीन प्रोडक्शन में,
टेक्नोलॉजी शेयरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन को जो है स्मूथ बनाए रखने के लिए ये बेसिकली बनाया गया। बट चाइना इसको अपोज करता है और इसको बोलता है कि ये एक एशियन नाटो है ना। बट ये जो है बेसिकली जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इट्स अ नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना। हो क्या रहा है बेसिकली, वॉशिंगटन डीसी में जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है 4 कंट्रीज़ के। तो वहाँ पे बेसिकली जो है इंडिया ने जो है अपना स्टैंड रखा और उन्होंने बोला कि इंडिया ने को अपने लोगों को बचाने के लिए जो है जो भी करना पड़े वो करेगा, और इंडिया को सेल्फ डिफेंस का राइट है वो यूज़ करेगा इंडिया, है ना। और क्वाड ने क्या स्टेटमेंट दिया, क्वाड ने कहा जो टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के हर फॉर्म को कंडेम किया और बोला कि अटैक के परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और फंडर्स को बिना देरी के जस्टिस के लिए लाया जाए, है ना। और वो अपनी इंटरनेशनल लॉ और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंडर कॉपरेशन करें, यूनाइटेड नेशन से अपील की। और क्वाड का बेसिकली फोकस इसमें बदलता हुआ दिखाया गया है कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन और इजराइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का कोई जिक्र नहीं किया, और इस बार क्वाड का फोकस रहा बेसिकली पूरा इंडो पैसिफिक रीजन पे, है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ से कहाँ आता है बेसिकली, ये जैसे इंडिया हो गया और ये हो गया साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका हो गया, तो यहाँ से यहाँ पूरा ये इंडो पैसिफिक रीजन आता है, तो इसके बारे में ज़्यादा फोकस था। और तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में सिचुएशन पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। और तो बेसिकली ये मीटिंग कहाँ हुई, वाशिंगटन डीसी में हुई। और तो बेसिकली क्वाड ये लास्ट में ये बोला कि हम अपोज करते हैं कि किसी भी देश का जो यूनिलेटरल एक्शन है, जो फोर्स या कोएर्जन के थ्रू स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है। तो इनडायरेक्टली रेफरेंस चाइना का बता रहे थे, वो भी साउथ चाइना सी पे। उसके बाद जो न्यूज़ है, ईरान हॉल्ट्स कॉपरेशन विद न्यूक्लियर वॉचडॉग, तो ये पेज नंबर 14 पे पूरी न्यूज़ देखेंगे हम। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली फ़ोन टैपिंग कैन नॉट बी अलाउड फॉर क्राइम डिटेक्शन सेज हाई कोर्ट, रिजेक्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली डिमांड की थी कि जो है फ़ोन टैपिंग को अलाउ किया जाए क्राइम डिटेक्शन के लिए, है ना। तो बट मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बेसिकली उन्होंने बोला था कि लीगल बना दिया जाए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी कि फ़ोन टैपिंग अलाउ नहीं किया जा सकता क्राइम डिटेक्शन के लिए। और कोर्ट ने बोला कि बेसिकली जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो उसमें इंटरवेंशन सिर्फ लिमिटेड कंडीशन में की जा सकती है। तो जो इसके लिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, बेसिकली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, है ना, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये 1885 का है, जो फ़ोन टैपिंग को सिर्फ 2 कंडीशन में अलाउ करता है, 2 कंडीशंस, है ना, अलाउड हैं। एक तो पब्लिक इमरजेंसी और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। तो जज ने ये बोला कि बेसिकली ये एक लक्ष्मण रेखा है और इसे क्रॉस करना कोर्ट का काम नहीं, पार्लियामेंट का काम है। और जज का बेसिकली क्लियर वर्डिक्ट था कि कोर्ट्स जो है वो गेट कीपर हैं फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, गेट कीपर, नॉट द गेट मेकर्स, ठीक है, गेट मेकर्स नहीं है, गेट कीपर्स हैं वो। और लॉ इन्फोर्समेंट चाहे जितना भी नोबल पर्पस ले आए, बिना इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के फ़ोन टैपिंग इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो केसेस हैं, केएस पुट्टा स्वामी केस, है ना, केएस पुट्टा स्वामी जिसमें जो है राइट टू प्राइवेसी, और पीयूसीएल जो 1996 का केस है, उसमें बेसिकली दोनों में बोला कि जो है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं ये दोनों केसेस में जो जजमेंट्स हैं। और फ़ोन टैप अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो ये केस पूरा चेन्नई का बताते हैं, जिसमें एक पी किशोर जी का फ़ोन टैप किया गया, है ना। और तो ये बेसिकली यही बोला इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट कंबाइंस 2 स्कीम्स विडोज़ टू गेट 4000 मंथली। तो गोवा गवर्नमेंट ने बेसिकली जो विडोड वुमेंस हैं उनके लिए एक नया यूनिफाइड फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, और जिसमें कि 4000 रुपये तक जो है पर मंथ उन विडोज़ को मिलेगा जिनके जो बच्चे हैं वो 21 साल से कम हैं, है ना। और पहले क्या होता था कि ये 2 स्कीम्स अलग अलग थी, जिसमें एक में 1500 रुपये मिलते थे और एक में 2500 रुपये मिलता था, ये गृह आधार स्कीम के अंडर और ये विडो असिस्टेंस स्कीम के अंडर। तो ये इसके डिपार्टमेंट भी अलग थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना। और दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ती थी, है ना। तो अब क्या है, दोनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है और एक ही डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है ले आए इस स्कीम को। और तो टोटल बेनिफिट 4000 रुपये एक एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट बिगन्स ट्रायल्स फॉर
डोर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, उनके लिए जो है राशन को जो है डोर स्टेप डिलीवरी उनकी शुरू की है ना, डोर स्टेप डिलीवरी राशन की। तो पायलट प्रोजेक्ट के अंडर राशन अब जो है घर तक जो है ट्रक से पहुंचाया जा रहा है। और अपार्ट फ्रॉम चेन्नई पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, कुदालोर, रानीपेट, इरोड, शिवागंगा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी। तो टारगेट ग्रुप कौन है? जो भी लोग 70 ईयर्स से ऊपर हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, और जो अदर नीडी बेनिफिशरीज़ हैं। तो फ़िलहाल जो है वो 5000 बेनिफिशरीज़ को कवर करने का टारगेट है। और तो धीरे धीरे इस इनिशिएटिव को पूरे तमिलनाडु में रोल आउट किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे दिखाया है कि कैसे केरला जो है कोई भी इंसिडेंट हो तो उसको कैसे अपना टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए जो है वो यूज़ कर लेता है बेसिकली। तो हुआ क्या था, बेसिकली यूके का एक रॉयल एयरफोर्स का फाइटर जेट, वो उसने 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग की थी केरला के तिरुवनंत एयरपोर्ट पर। तो तब से वो जेट वहीं पे ग्राउंडेड है ना, और सोशल मीडिया पर लोग मीम्स और जोक्स बना रहे हैं। तो केरला टूरिज़्म ने भी बेसिकली क्या है इमेज पोस्ट करके बोला है कि केरला इज़ अ डेस्टिनेशन दैट यू विल नेवर वांट टू लीव, है ना। और बैकग्राउंड में इसकी फ़ोटो भी लगाई है इस जेट की। और कुछ नेटिजन्स का भी रिएक्शन है कि जब जेट अब बिना कोकोनट ऑयल के स्टार्ट नहीं होगा, है ना। लॉकहीड मार्टिन को कह दो अपने जेट्स केरला के पास ना लाएं, ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं। और यूके और यूएस के लोग जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट केरला आते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्यूर की पोस्ट और केरला की ग्लोबल विजिबिलिटी और यूथ कनेक्ट दोनों बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ऐसे ही बता दिया कि जो है कैसे केरला अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये सब इंसिडेंट भी यूज़ कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। तो इंडिया के जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया के सेशन, जो इंडिया में पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, 3 मेजर सेशंस होते हैं। जो पहला होता है बजट सेशन, है ना, जो सबसे लंबा होता है, फरवरी से मई के बीच में होता है ना, 2 पार्ट्स में, और इसमें यूनियन बजट पेश किया जाता है। फिर जो सेकंड सेशन होता है वो बेसिकली मानसून सेशन होता है जो होने वाला है, और ये होता है आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई टू अगस्त के बीच में। और इसमें इम्पॉर्टेंट बिल्स कोई डिस्कस करना है या रिपोर्ट्स हैं या डिस्कशंस होते हैं। फिर उसके बाद में होता है विंटर सेशन, होता है थर्ड विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है, और ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है ना। और आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो दो सेशंस हैं, उन 2 सेशंस के बीच में जो है 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, है ना। लेस देन 6 इक्वल टू 6 मंथ, उससे ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। मतलब पार्लियामेंट को साल में 2 बार, कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ता है, और इसको समन करते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट लेट्स रियल एस्टेट डेवलपर टू स्वैप अटैच प्रॉपर्टी। तो रियल एस्टेट कंपनी है एक, उसने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि ईडी ने जो अटैच की उसकी प्रॉपर्टी, तो उसको कुछ और एसेट से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्प्रेरी रिलीफ भी दिया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जान लेते हैं, ईडी क्या चीज़ है। तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ये जो जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स, मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होते हैं उनकी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करती है। और तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इसमें जो ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाते हैं उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस बेसिकली जो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना, इलीगल फॉरेन करेंसी डीलिंग या हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो उसको बेसिकली जांच करता है। तो इसका काम है बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम की जांच करना। कोई इलीगल पैसे से बनाया गया एसेट है तो उसको अटैच करना या सीज़ करना, है ना, उस और कोर्ट में चार्जशीट जो है फाइल करना। इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ भी काम करती है, जैसे इंटरनेशनल पुलिस हो गई, इंटरपोल, उसके साथ भी कोलैबोरेट करती है ना। तो इतना पावरफुल ये इसलिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है और एक्यूज़ को समन कर सकता है बिना एफआईआर के, है ना, समन कर सकता है। और क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि बेसिकली बोलते हैं कि इसका जो है पॉलिटिकल मिसयूज़ के एलिगेशंस लगते हैं, सेलेक्टिव टारगेटिंग का भी एक्यूजिशन है इस पे, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कोर्ट अलाउज पाइपलाइन इन प्रोटेक्टेड कोस्टल जोन्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दी है कि वो जो इथिलीन डाइक्लोराइड है
और एफ्लुएंट पाइपलाइंस लेक डाल सकें कहाँ पे, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A एरिया में जो महाराष्ट्र में है। तो ये कौन सा एरिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A? ये बेसिकली हाईली इको सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं, कोरल रिलीफ्स होते हैं, और यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। बट जो हाई कोर्ट है उसने जो है रिलायंस को परमिशन दी है कि वहाँ पे पाइपलाइन जो है डाल सकें, बट रेगुलर अंडर मॉनिटरिंग और ऑडिट के अंदर। देख लेते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या चीज़ है। तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वो बेसिकली जो है वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो सी शोर के आसपास होते हैं। जैसे कोस्ट एरिया है तो यहाँ से 500 जो मीटर तक का रेंज होता है, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ताकि कोस्टल जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे कोस्ट पे वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले जो आता है CRZ1A, जो कि सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें जैसे मैंने बताया मैनग्रोव होता है, कोरल रिलीफ होते हैं, मैरीन पार्क्स होते हैं। तो जो एरिया होता है बिटवीन लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का। और CR2 फिर होता है CRZ2 एरियाज़, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ हैं, है ना, जहाँ पहले कंस्ट्रक्शन जो हो चुका है ना, और कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है लैंडवर्ड साइड में, है ना। और एग्जांपल मुंबई चेन्नई के कोस्टल सिटी एरियाज़ हो गए। फिर उसके बाद में CRZ3 होता है ना, जहाँ अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है अभी, है ना। और इसमें बेसिकली 2 सब जोन्स होते हैं, नो डेवलपमेंटल जोन्स, और ये 200 मीटर तक होता है हाई टाइड लाइन से, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है ना। और इसके बियॉन्ड 200 मीटर के बियॉन्ड जो है वो रेगुलेटेड डेवलपमेंट अलाउड है, 200 मीटर के बियॉन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद में CRZ4 होता है वाटर एरियाज़। तो ये इंक्लूड करता है टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स हो गए, बैक वाटर्स हो गए, एस्ट्यूरीज हो गई। इसमें कवर होता है बेसिकली जो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार के हो गए, लक्षद्वीप के हो गए। और कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन होता है जो है फ़िशिंग के लिए, टूरिज़्म के लिए, नेविगेशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारे जो रूल्स हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो इशू करता है। तो मेन है हमारा CRZ1, यहाँ पे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है, जहाँ मैनग्रोव कोस्ट और ये सब होते हैं, है ना, कोरल रिलीफ, तो ये बायोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज़्म फॉर ELI स्कीम टू बी इन प्लेस सेज मांडविया। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है कल लॉन्च बताई थी, जिसके बारे में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। तो इसमें क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को वो क्रिएट करना, है ना, स्पेशली किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और यूथ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना बेसिकली। तो इस स्कीम के जो फीचर्स थे वो क्या थे, ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिकली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिकली जो है बेनिफिट करता है। कैसे, जो पहली बार जो जॉब करने वाला है ना, उसको 1 महीने का वेज यानी 15,000 रुपये तक मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या मिलेगा, जितने भी नए एम्प्लॉयज़ जो है वो रिक्रूट करेंगे उनको जो है 3,000 रुपये तक पर मंथ जो है तक का इंसेंटिव मिलेगा 2 ईयर्स के लिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जॉब क्रिएट करते हैं तो 4,000, तो इसको बेसिकली 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जो ये 2 साल तक एलिजिबिलिटी है। और कंडीशन ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमम 6 मंथ जो है वो काम करना होगा और जॉब में बने रहना है। और जो भी जॉब्स जो है जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है वो एलिजिबल है इन सब के लिए। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होना है, अभी उसका जल्दी उसको बताया जाएगा इसको, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली टॉप प्राडा ऑफिशियल्स टू मीट कोल्हापुरी चप्पल आर्टिशंस एंड इंडस्ट्री बॉडी। तो हुआ क्या था कि बेसिकली प्राडा ब्रांड ने जो है कोल्हापुरी चप्पल का एक डिज़ाइन वो अपने कलेक्शन में जो है वो दिखाया, जिसके बाद जो है वो कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप लगा प्राडा पे, जो कि बेनिफिट्स पास नहीं किए जो कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, आर्टिशंस हैं। तो अब बेसिकली जिसको कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला हुआ है ना। तो GI टैग क्या होता है, GI टैग एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होता है जो कि बताता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किसी स्पेसिफिक रीजन का से या प्लेस से बिलोंग करता है, और उस जगह की कोई खासियत, स्किल या फिर जो है क्लाइमेट की वजह से उस प्रोडक्ट का एक यूनिक कैरेक्टर है। तो इसको जो लीगल बैकिंग मिलती है वो बेसिकली GI एक्ट जो है 1999 का उससे मिलती है ना।
और जो कलेक्टर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क इसके रजिस्ट्रार होते हैं, है ना। तो कई सारे जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है जीआई टैग, है ना। तो बेनिफिट्स ये होता है कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूफ होती है। लोकल आर्टिशंस और जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि अगेंस्ट फेक कॉपीज़। एक्सपोर्ट वैल्यू और ग्लोबल डिमांड भी बढ़ती है ना। और रूरल इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट में भी प्रमोशन होता है। तो कई सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में मिला हुआ है, जैसे कि जो है दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है वेस्ट बंगाल, बनारसी साड़ीज़ को मिला हुआ है उत्तर प्रदेश, और मधुबनी पेंटिंग्स हो गई जैसे बिहार की। तो ये सब जो है कोल्हापुरी चप्पल हो गए महाराष्ट्र और कर्नाटका के, है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट आस्क्स आरटीआई टू अपडेट आरटीआई रूल्स फॉर डिजिटल फॉर्मेट्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि जो आरटीआई के रूल्स हैं, है ना, उनको मॉडर्न फॉर्मेट में बनाएं। क्योंकि अभी भी इसके जो रूल्स हैं उसमें रूल 4D में क्या लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी ने अगर मांगी है तो उसको फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट्स में जो है वो दी जा सकती है, जो कि ऑब्सोल्यूट मेथड है। फ्लॉपी डिस्क अब कौन यूज़ कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो है अब ईमेल या फिर जो है पेन ड्राइव या क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू भी दी जा सकती है, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है इन्फॉर्मेशन की वो बढ़ेगी, है ना। और ये मैटर इसलिए करता है कि जो आरटीआई का मकसद ही इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेसिबल बनाना है। आरटीआई एक्ट है क्या? बेसिकली आरटीआई एक्ट जो है वो बेसिकली एक लीगल राइट है जिसके तहत जो है कोई भी इंडियन सिटीज़न वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकता है ना। और ये ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी उसको बढ़ावा देता है। और ये पास हुआ था बेसिकली 2005 में, है ना। और ये बेसिकली सब पे लागू होता है, जो सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई। तो कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। और कैसे मांगते हैं? 10 रुपये ऑनलाइन फ़ीस होती है, सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है किसी फॉर्मेट में, और जिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको भेजनी होती है। और 30 दिन के अंदर जो है रिप्लाई मैंडेटरी होता है ना, विद इन 30 डेज़। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किस चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। और से वो सेक्शन 8 में जो इसके मेंशन है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जिसका मकसद जो है पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो, कैबिनेट के कोई पेपर्स हैं जब तक डिसीजन फाइनलाइज ना हो जाए, कोर्ट प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बाकी और सब मिल जाएगी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नो लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड सडन डेथ्स, बेसलेस क्लेम विल हैम्पर वैक्सीनेशन, एनआईए डायरेक्टर। तो इन दोनों न्यूज़ को मिला के देखते हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि बेसिकली जो कोविड-19 है और जो सडन डेथ्स हो रही हैं उनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। और ये कंक्लूजन बेसिकली आईसीएमआर और एनसीडीसी के डिटेल्स पर जो है के बाद दिया गया है। तो 2 मेजर रिसर्च स्टडीज़ हुई जिसमें कि 18 से जो 45 साल के लोगों की सडन डेथ्स हो रही हैं, है ना, उसमें देखा गया एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हो रही हैं। और प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं कि हार्ट अटैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो बोलते हैं कि सडन जो डेथ्स हो रही है उनका रियल रीज़न बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन है। और जो पास्ट कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, और विगरस फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कई बहुत ज़्यादा, है ना, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बिंज ड्रिंकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सब जो है वो बेसिकली रीज़न हो सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। और उन्होंने रिसर्च में कुछ केसेस में वैक्सीन का जो है पॉजिटिव इफेक्ट भी बताया, दिखा गया। जैसे बूस्टर डोजेस की अभी भी ज़रूरत है क्योंकि मेजर स्पाइक से ट्रेंड अभी नहीं है। और तो मिनिस्ट्री की वार्निंग है कि बेसिकली गलत जो क्लेम्स हैं और जो स्पेकुलेशंस हैं वो पब्लिक ट्रस्ट को हर्ट करते हैं और वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाते हैं, जो पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है दोनों न्यूज़ में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली रिसर्चर सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ एंशियंट इजिप्शियन फॉर फर्स्ट टाइम। तो साइंटिस्ट ने सबसे पुराना एंशियंट जो है इजिप्शियन डीएनए सीक्वेंस जो है वो किया है ना, जो कि 4500 से जो है 4800 साल पुराना आदमी का है, जिसमें ओल्ड किंगडम 3rd-4th डायनेस्टी के समय का है। और तो बेसिकली ये 44 से 46 साल का आदमी था, है ना। बोलते हैं फीचर ब्राउन आइज़, ब्राउन हेयर, डार्क टू ब्लैक स्किन टोन, है ना। तो ये जो है कहाँ मिला है? ये बॉडी एक रॉक कट टॉम में सिरेमिक पॉट के अंदर मिली थी। का डीएनए सीक्वेंसिंग की गई है। जो उसका 78% जो डीएनए है वो न्यूलिथिक नॉर्थ अफ्रीकन टाइप में है ना, प्रेजेंट डे जो जहाँ मोरक्को है। और जो उसका 22% डीएनए है जो है ईस्टर्न फर्टाइल क्रिसेंट यानी मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, सीरिया और टर्की साइड का, ठीक है।
तो ये बेसिकली काफ़ी ब्रेक थ्रू हो सकता है एंशियंट जो इजिप्शियन पॉपुलेशन ओरिजिन को समझने में, क्रॉस रीजनल ह्यूमन माइग्रेशन समझने में, और कल्चरल एक्सचेंज जो है अफ्रीका और वेस्ट एशिया का, तो उसकी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एक्सियोम 4 ट्रिप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स फॉर गगनयान मिशन इसरो। तो जो ग्रुप कैप्टन है शुभांकर शुक्ला जी, वो एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, है ना। और मिशन रन कर रहा है एक्सियोम स्पेस, जो यूएसए की एक प्राइवेट इंटरनेशनल कंपनी है। तो किसके कोलैबोरेशन में, बेसिकली नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, है ना, स्पेस एक्स। तो अब ये बोलते हैं कि जो इस मिशन से जो इनपुट्स होंगे वो वैल्यूएबल होंगे, जो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है 2026 में, उसके लिए। तो की लर्निंग्स जो होंगी वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रू का इंटीग्रेशन कैसे होता है, मेडिकल और फिर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हेल्थ टेलीमेट्री, क्रू ग्राउंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेंगे गगनयान के मिशन की प्लानिंग के, सेफ्टी चेक्स और एस्ट्रोनॉट रेडीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये गगनयान मिशन है क्या जो 2026 में लॉन्च होने वाला है, ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है, जो कि इसरो डेवलप कर रहा है। और इसका मकसद ये है कि बेसिकली इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, है ना, इस ह्यूमंस को स्पेस में भेजना, स्पेशली 4,400 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना, 3 दिन के लिए। तो और फिर उसके बाद में उनको वापस जो है उस क्रू को सेफली इंडियन वाटर्स में जो है लेके आना। तो ये इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है पूरा, जो 2026 में होने वाला है। तो जो ये एक्सियोम 4 मिशन है उसमें शुभांकर शुक्ला जी गए, उससे काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे जो हमारा मिशन होने वाला है उसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल है, आर गिग वर्कर्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लेबर डेटा। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? ये गिग वर्कर्स जो है, जो ऐसे लोग होते हैं जो टेम्परेरी, फ्लेक्सिबल और टास्क बेस्ड काम करते हैं, और बिना किसी परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट इनके पास नहीं होता है ना, परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और ये काम जनरली वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कर देते हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ऊबर हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, फाइवर हो गया, है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो है गिग वर्कर्स के, है ना। डिलीवरी देना हो गया, टैक्सी चलाना हो गया, फ्रीलांसिंग करना, ये सब गिग वर्कर्स के एग्जांपल हैं। इसमें बोला गया है कि जो है 2025 का जो यूनियन बजट था, है ना, बजट में इनको गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मली जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया। इनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी एक्सटेंड की गई। लेकिन जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें अब तक कोई ख़ास बदलाव नहीं किया है, और जिसमें गूगल जो गिग वर्कर्स के नेचर को एक्यूरेटली कैप्चर कर पाए। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो मैंने बता दिया आपको, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के बाहर जाकर काम करते हैं। और तो जैसे स्विगी हो गया, ऊबर हो गया, जोमेटो हो गया, है ना। तो ये और जो इनकी क्लासिफिकेशन में बेसिकली प्रॉब्लम है कि वेक कैटेगरी में डाल रहा है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इनको कैटेगराइज नहीं कर रहा और वेक कैटेगरी में डाल रहा है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल दे रहा है, कैजुअल लेबर में डाल दे रहा है, ओन अकाउंट वर्कर्स में डाल दे रहा है। तो इस वजह से इनका जो डेटा है एक्यूरेटली कैप्चर नहीं हो रहा, है ना, डेटा एक्यूरेटली कैप्चर नहीं हो रहा। और स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो भी अनइवन बन जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही नहीं है सही से कोई। तो जो इसकी बेसिकली जो लूप होल्स बताते हैं जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, कि इन लोग को जो गिग वर्कर्स हैं इनको अलग से अपडेट करने का कोई भी मैकेनिज़्म जो है गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। और हालांकि गिग वर्कर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाता है, लेकिन जो है कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, टास्क बेस्ड काम होते हैं, एल्गोरिदम से गवर्न जॉब्स हैं, और सेफ्टी नेट्स का एब्सेंस है। ये सब चीज़ें जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। और सेल्फ एम्प्लॉयड लेबल जो है इन लोग पे जो लगता है वो मिसलीडिंग है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो लेबल है इन पे लगता है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये एक लेबल जो है मिसलीडिंग है। और गिग वर्कर्स जनरली टाइम बाउंड नहीं होते हैं, टास्क बेस्ड होते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं ऐप्स के ज़रिए, इनके पास कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसलिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देना इनकी जो रियल कंडीशन है उनको नहीं दिखाता, है ना। और रिकग्निशन है लेकिन डेटा सपोर्ट नहीं है। और गवर्नमेंट ने बेसिकली ई श्रम कार्ड और डिजिटल आईडी कार्ड
डिजिटल आईडी कार्ड और जो आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज जैसे स्टेप्स लिए हैं, आयुष्मान भारत में जो है हेल्थ कवरेज ये सब लिए हैं। पर जब तक जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है एक्यूरेट डेटा नहीं देगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह इनको कैटेगराइज किया जा रहा है, तो उनको स्कीम्स का बेनिफिट देना भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सॉल्यूशन बोलते हैं कि जो है जो PLFS है उसको अपडेट किया जाए, ठीक है, अपडेट करना होगा, और गिग वर्क और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उसके लिए एक नई कैटेगरी बनानी होगी, न्यू कैटेगरी, ठीक है। और सर्वे मॉड्यूल्स में स्पेसिफिक क्वेश्चंस लगाने होंगे कि जो है उनके लिए जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, ताकि उनको कैटेगराइज किया जा सके, तभी जाके एक रियल इंक्लूसिव पॉसिबल होगा, पॉलिसी इफेक्टिव बनाई जाएगी इनके लिए, ऐसा बोलना है इस पूरे आर्टिकल में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फेयर ऑन QS रैंकिंग लिस्ट। तो जो QS रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, वो कौन रिलीज़ करता है? UK की एजुकेशनल एनालिटिक्स रिसर्च फर्म है ना, क्वास्क्वेरली साइमंड्स, वो रिलीज़ करती हैं। जो QS रैंकिंग जो है 2026 है, उसमें जो है टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है, टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 54 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, है ना, जो कि पहले 2015 में जो है सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज़ थी, अब 54 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं। तो टॉप जो यूनिवर्सिटी आई वो IIT दिल्ली, जिसकी रैंक जो है 123 है ग्लोबली, और न्यू एंट्रेंट्स जो है अशोका यूनिवर्सिटी, शिव नंदन इंस्टीट्यूट, नादर इंस्टीट्यूट, ये सब है। तो ये किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है? जो एकेडमिक रेपुटेशन होती है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है 30%, है ना। रिसर्च इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क कितना है, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन कितना है, डाइवर्सिटी स्टूडेंट प्लस फैकल्टी में कितनी, कैंपस सस्टेनेबिलिटी कितनी, ये सब चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं इसके, है ना। और हायर एजुकेशन अब बोलते हैं इसमें क्यों सुधर रहा है इंडिया का, कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ग्लोबल नॉर्म्स को वो एक्सेप्ट कर रही हैं, और जो स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे अशोका हो गई यूनिवर्सिटी या शिव नादर इंस्टीट्यूट हो गया, डाइवर्सिटी और फैकल्टी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, और जो रिसर्च और इनोवेशन पे नए इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। और जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस बताते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो क्या है? जो इंटरनेशनल जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम है, और रिसर्च आउटपुट जो है वो भी जो है वो काफ़ी लो है, और पास्ट में एम्प्लॉयमेंट पे फोकस पे जो है कम फोकस है। और बेसिकली वे फॉरवर्ड इसमें क्या बताते हैं? वे फॉरवर्ड बताते हैं कि ग्लोबल रिसर्च जो है नेटवर्क्स डेवलप करना, और हाई क्वालिटी जो है वो रिसर्च को हायर करना, रिसर्चर्स को हायर करना, और स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी और इंडस्ट्री लिंकेज जो है वो इंडस्ट्री स्टूडेंट पे लिंकेज करें, है ना। और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी को अट्रैक्ट करना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फैकल्टी को अट्रैक्ट करो, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो कैंपस बनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपस बनाने पर फोकस होना चाहिए। तो ये सब इसमें बेसिकली पूरा जो है वो इसका समरी है इस आर्टिकल की। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, सेंटर गिव्स ग्रीन सिग्नल फॉर बाइक टैक्सीज रैपिडो हिल्स मूव। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने जो बेसिकली रिवाइज गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसमें कि जो नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल्स हैं, जिसको प्राइवेट बाइक्स भी बोलते हैं, वो जैसे ऐप्स हो गए, ओला, रैपिडो, ऊबर, इन सब में शामिल किया जा सकता है। तो कर्नाटका जैसे स्टेट्स ने पहले बाइक टैक्सी पे जो है वो बैन लगाया था, तो इस नए डिसीजन से जो है स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपने रूल्स को बेसिकली बनाने में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया और US के बीच जो बात चल रही है, मिनी US इंडिया डील पॉसिबल बट लाइकली सिम्बॉलिक। तो वही बोल रहे हैं कि जो है ये मिनी ट्रेड डील जो है वो 9 जुलाई से पहले वो फाइनलाइज हो सकती है, और ये ज़्यादा सिंबॉलिक रहेगी, जिसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आसान से इश्यूज़ हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, है ना। और मिशन 500 जो है गोल बोलते हैं क्या है कि उन्होंने बताया कि टारगेट जो है $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड रहेगा 2030 तक, और जिसमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जैसे सेक्टर्स जो है स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहेंगे इस गोल के। तो डील से जो है गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो दिखाई देगा, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। की कंसर्न्स इसमें बताते हैं कि ज़रूरत है बैलेंस डील की, एक जिसमें दोनों देशों के प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उसको एम्पावर करे, है ना। और ज़्यादा ट्रेड डील से जो है पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स के चांसेस भी बढ़ता है, तो एक बैलेंस डील की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली, स्टारलिंक स्टेप्स इनटू श्रीलंका, इट्स थर्ड साउथ एशियन मार्केट। ये जो है एशिया की कंट्रीज़ जैसे कि भूटान हो गई और बांग्लादेश हो गई, यहाँ पे स्टारलिंक की सर्विसेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं,
और जो थर्ड एशियन कंट्री है वो बेसिकली श्रीलंका है अब, ठीक है, जहाँ स्टारलिंक की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो स्टारलिंक है क्या? स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक सैटेलाइट बेस्ड जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट है जो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है ना, स्पेस एक्स। और तो इसका बेसिकली एम ये है कि जो है दुनिया के उन जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना जहां ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचता, जैसे रिमोट विलेजेस हो गए, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ओशियंस हो गए, इन सब जगह पे। तो ये जो सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है पूरा लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना, जो सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों ओर जो है 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है बेसिकली रिवॉल्व कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल जो सैटेलाइट्स हैं उनके जो है उनके कंपैरिजन में सिग्नल्स ज़्यादा जो है फास्ट और कम लेटेंसी के साथ जो है वो भेजते हैं। इंडिया के साथ अपडेट इसका ये है कि जो है स्टारलिंक ने जो है लाइसेंस ले लिया है, लेकिन अभी भी जो ऑर्बिटल स्लॉट असाइनमेंट है वो इन स्पेस के थ्रू वो पेंडिंग है। और स्पेक्ट्रल एलोकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, वो भी पेंडिंग है, लेकिन लाइसेंस मिल गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आफ्टर प्राडा इंडियन ब्रांड्स टैप हेरिटेज प्राइड, दो भी हमने न्यूज़ देखी कोल्हापुरी चप्पल और जीआई टैग के बारे में। तो अब ये बेसिकली ये कंट्रोवर्सी एक डाइंग आर्ट जो कोल्हापुरी चप्पल की थी उसको कैसे रिवाइवल के लिए एक नया रूप बन गई, उसको दिखाया है इसमें कि प्राडा के जो सैंडल डिज़ाइन पर जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें कोल्हापुरी चप्पल्स को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया है। और जो मिलन जो फैशन शो है उसमें ट्रेडिशनल इंडियन कोल्हापुरी स्टाइल सैंडल्स दिखाने के बाद, और जो इनके आर्टिशन जो कोल्हापुर के उनको क्रेडिट नहीं दिया, और इससे प्राडा को जो है बैकलैश मिला। बट प्राडा ने अब डिज़ाइन का जो है इंडियन ओरिजिन कॉन्सेप्ट किया और जो है इंडियन जो आर्टिशंस के साथ काम करने का प्लान बनाया है। और इस इंसिडेंट के बाद जो है कोल्हापुरी चप्पल की जो सेल्स हैं वो और भी तेज़ हो गई हैं, और इंडियन सेलर्स जैसे शॉपकीपर, शॉप कॉप, ईरा सोल्स और नीरा जैसे ने इसे एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बना लिया है। तो जो दिखाता है कि जैसे कैसे एक डाइंग आर्ट को दोबारा से एक रिवाइवल का नया होप मिल गया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ईरान हॉल्ट्स कॉपरेशन विद न्यूक्लियर वॉचडॉग आफ्टर स्ट्राइक्स बाय इजराइल यूएस। तो ईरान ने वेडनेसडे को यूएन का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके साथ जो अपने कॉपरेशन है वो फुल्ली सस्पेंड कर दिया। और ये कदम बेसिकली जो है जो स्टेप है इजराइल और यूएस के थ्रू जो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे किया गया, जो कि बोलते हैं ये इस्फहान और नतांज और फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर जो अटैक किए गए यूएस और इजराइल ने जो मिल के किया उसके बाद आया है। और इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। और कैमरास भी हटा दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर्स ईरान में तो हैं लेकिन उनका काम सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा हुआ है जो उन्होंने हॉल्ट किया है अपना कॉपरेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। क्या है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर जो एनर्जी होता है उसका यूज़ पीसफुल पर्पस के लिए हो तो उसको प्रमोट करता है ये, और न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ ना बनाए और और जिनके पास है उनका मिस यूज़ ना हो उसके लिए काम करता है ये। तो ये बेसिकली 1957 में बनाया गया था। तो न्यूक्लियर सेफ्टी का इंश्योर करता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, इन सब के लिए हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज़ न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाएँ उससे, है ना। और जो अगर हैं भी तो उसको यूज़ ना किया जाए, ये सब काम होता है उसका। इनका काम होता है इनके इंस्पेक्टर्स का कि जो है रेगुलर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनको मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, ताकि ये देख सके उनका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि वेपन्स बनाने के लिए, है ना। तो वही अब जो है इनके इंस्पेक्टर्स जो है ईरान की फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि सस्पेंड कर दिया है जो इनके साथ कॉपरेशन है वो ईरान ने। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो इंडिया में है अभी, और उन पर जो है वहाँ की कोर्ट ने वहाँ के जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल्स बांग्लादेश की, तो उन्होंने जो है कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसके लिए 6 महीने की जो है जेल की सज़ा सुनाई है। और तो बेसिकली शेख हसीना को बेसिकली भगोड़ा डिक्लेयर किया था फ्यूजिटिव जो है वहाँ की कोर्ट ने, और वो और भी ट्रायल्स फेस कर रही हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, स्पेशली जो मर्डर हुआ अबू सईद का, एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर जो थे वहाँ पे और रंगपुर यूनिवर्सिटी में, है ना। तो उसके बाद जब वो वहाँ से भाग गई तो उसके बाद में नोबेल लॉरेट मोहम्मद जो यूनिस हैं
वो पेरिस से वापस आए, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट जो है वहाँ की संभाली, है ना। और अभी ये इंडिया में है अभी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इट इज़ प्लानिंग टू ले ऑफ 4% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि वो अपने ग्लोबल फोर्स का 4% जो है लोगों को, यानी लगभग 9,000 लोगों को नौकरियों से वो हटा रहे हैं। ये डिसीजन कंपनी ने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के तहत लिया है, बोल रहे हैं। तो जैसे कि जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया जा रहा है, और कंपनी का कहना है कि ये चेंजेस उन्हें डायनेमिक मार्केट के लिए बेटर पोजीशन करेगा। तो फिर तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से कवर किया आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।